हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रीनू। और आज बच्चों हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हमारा क्लास 9th का चैप्टर ग्रेविटेशन, जो कि हमने फिजिक्स से लिया है। और बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर है। इसमें आप कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे और आप समझेंगे कि हम किस तरह से इसके फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, और उसके साथ ही जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये सब हम आज यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमारे चैप्टर का ही नेम है, दैट इज़ ग्रेविटेशन। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशन, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। फिर जो ग्रेविटेशन के लिए लॉ आया वो किसने दिया, और उसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, यानी कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका डेरिवेशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। साथ में इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटी या ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो हो गए हमारे टॉपिक्स जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो बच्चों देखिए, जब आप किसी भी चीज़ को किसी एक हाइट तक ले जाकर छोड़ देते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि वो किसी और डायरेक्शन में चली जाती है, वो अर्थ की तरफ ही क्यों आती है? क्या अभी कभी आपने ये सोचा है? या हम कहें कि अगर हम किसी भी एक बॉल को ऊपर उछालते हैं और कुछ टाइम के बाद उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो फिर जमीन की तरफ ही आती है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम जो प्रॉपर तरीके से चल पा रहे हैं अर्थ पर, या अर्थ पर जो भी ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड हैं वो किसकी वजह से प्लेस्ड हैं? क्योंकि अर्थ उनको एक फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, हमारी जो अर्थ है वो एक फोर्स लगाती है हर ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वो ऑब्जेक्ट जो कि उसकी सरफेस पर है वो उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स महसूस करता है या फील करता है, या एक फोर्स उसके ऊपर लगाया जाता है जो कि अर्थ के सेंटर की तरफ से लगाया जाता है। यानी कि अर्थ सारे ही ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ग्रेविटी कहते हैं, या अर्थ्स ग्रेविटी या ग्रेविटी ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। यानी कि वो फोर्स जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अर्थ की सरफेस पर है वो आपको उसकी सरफेस पर दिखाई देता है, वो उड़ता हुआ नहीं दिखाई देता है जब तक कि वो कोशिश ना करे। यानी कि अगर हम बर्ड्स की बात कर रहे हैं तो वो एक पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो अर्थ पर ही रहेंगे। लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करें जो कि अर्थ की सरफेस पर है, जैसे कि कोई एक स्टोन हो सकता है, या हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, या हम प्लांट्स की बात करते हैं, तो जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पर प्लेस्ड आपको दिखाई देता है वो अपनी जगह पर क्यों है? वो है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे कि अर्थ उसको अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इसीलिए वो आपको उस जगह पर दिखाई देता है जहां पर वो है, या हम अपनी अर्थ की सरफेस पर स्टैंड कर पाते हैं, चल पाते हैं या मूव कर पाते हैं। तो ये सारा फोर्स जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटी, या अर्थ की ग्रेविटी। अब आपने ये भी सुना होगा कि जो ग्रेविटी है उसको डिस्कस किसने किया, या इस फोर्स के बारे में सबसे पहले किसने देखा। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं अभी कि हमने किसी बॉल को ड्रॉप किया किसी एक हाइट से, तो हम देखते हैं कि वो ग्राउंड की तरफ आती है और ग्राउंड से टकरा जाती है। या अगर हम ऐसा करें कि अपवर्ड डायरेक्शन में इस बॉल को ऐसे किसी हाइट पे उछाल दें, तो भी आप देखते हैं कि अल्टीमेटली वो कहाँ आ जाती है, वो वापस से अर्थ पर ही आ जाती है। तो ये सब किसने डिस्कवर किया और इसके बारे में किसने सबसे पहले जाना? तो आइए देखते हैं हम इसके बारे में कि एक साइंटिस्ट हुए थे जिनको हम कहते हैं सर आइजैक न्यूटन। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और उनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। कोई ये कहता है कि जब वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, कुछ सोच रहे थे, तो उनके उस पेड़ से एक एप्पल गिरा, और उन्होंने उसके ऊपर फिर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए कि ये नीचे क्यों गिरा है, और इस तरह से उन्होंने ग्रेविटी की खोज की। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो जब अपनी लेबोरेटरी में काम कर रहे थे तो उन्होंने वहाँ की विंडो से देखा कि पेड़ से
जो फल है वो नीचे गिरा, और फिर उनके दिमाग में आइडिया आया कि ऐसा क्यों है कि वो नीचे ही गिर रहा है, वो हवा में क्यों नहीं जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर उन्होंने ग्रेविटी के बारे में बताया। तो आइए जान लेते हैं हम सबसे पहले कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऐसा नहीं है, देखिए अभी हमने बात की ग्रेविटी ऑफ अर्थ, तो अर्थ जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है उसको तो हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल, वो ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि अर्थ के अलावा और दूसरे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं? तो ऐसा होता है, बिल्कुल ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आप देखते हैं, अगर आप सोलर सिस्टम को देखें तो आप देखते हैं कि सन के अराउंड जो प्लैनेट्स हैं वो मूव कर रहे हैं, अपनी अपनी ऑर्बिट में कर रहे हैं। अगर आप अर्थ की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है। तो ये जो मूवमेंट है ये कैसे पॉसिबल है? आप अगर किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो उसके अंदर जो वेलोसिटी होती है उसके की वजह से वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है, उसके बाद वो नीचे आता है अर्थ की तरफ। लेकिन अगर अर्थ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो वो सर्कुलर पाथ में मोशन क्यों कर रहा है? वो मोशन सर्कुलर क्यों है? या अगर अर्थ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो क्या मून भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं, हमने छोटी सी एक ऑब्जेक्ट की बात की कि अर्थ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो क्या वो ऑब्जेक्ट भी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसा कि हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं कि मैटर्स, व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास होता है उसको हम मैटर कहते हैं। तो एवरी मैटर, या कहें कि मैटर, all matters have force of attraction between any two object, या आप कह सकते हो कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ एक फोर्स लगाता है, और वो फोर्स जो होता है वो कैसा फोर्स होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है, यानी वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये जो फोर्स होता है ये हर बॉडी के लिए है, हर ऑब्जेक्ट के लिए है, चाहे वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हो या वो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट कोई भी ऑब्जेक्ट हो। सबके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसकी वजह से वो सब एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये जो फोर्स है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, इस फोर्स को, इस अट्रैक्शन फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है। जिस फोर्स से अर्थ अपनी तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है वो ग्रेविटी ऑफ अर्थ कहलाता है। एंड वो ग्रेविटेशनल फोर्स का ही एक पार्ट है, बट उसको हम ग्रेविटी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुई है, इसलिए उसको हम अर्थ की ग्रेविटी कहते हैं। लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है, चाहे वो एक स्टोन है, दूसरा स्टोन है, अर्थ के ऊपर प्रेजेंट कोई भी चीज है, या हमारे हाथ में जो पेन प्रेजेंट है वो हमको अट्रैक्ट कर रहा है, हम उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, या हम अर्थ पर खड़े हैं तो अर्थ हमको अट्रैक्ट कर रही है। टेबल, चेयर, या जो भी ऑब्जेक्ट आपके घर में प्रेजेंट हैं, क्या उन सबको अर्थ अट्रैक्ट करती है? यस, वो सारी चीजें अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन। लेकिन यही फोर्स अगर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बीच में भी होता है, या किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स जिनसे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, या ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके अंदर मास होता है वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर क्या होता है? तो अट्रैक्शन फोर्स है, ऑब्वियसली, जैसा हम पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स उनके बीच में होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, या इसको कहेंगे कि ये नेचर में अट्रैक्टिव होता है। सेंट्रल फोर्स है, तो यहाँ पर देखिए कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो कि इस तरह से कहीं पर भी प्लेस हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उनके सेंटर से ही प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए हम कहते हैं ये एक सेंट्रल फोर्स है।
दो बॉडीज के बीच में इंटरेक्शन करता है, साथ में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो। जैसा कि हम सोलर सिस्टम के साथ देखते हैं कि सन और अर्थ आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन उन दोनों के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अर्थ एंड मून एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी अर्थ एंड मून एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। एंड इट इज डिपेंड ऑन मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने कहा कि कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में है, उनके जो जिनके बीच पास मास होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज डिपेंड ऑन मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट। मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से वो डिपेंड करता है, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट का मास बिगर होगा वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ दूसरे स्मॉल मास के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सन अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और अर्थ सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन ये जो अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन अर्थ का जो अट्रैक्शन है वो सन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से या ग्रेविटेशनल फोर्स से कम होता है। दिस इज ड्यू टू द बिगर साइज ऑफ सन, या आप कह सकते हैं कि लार्जर मास ऑफ सन। इसलिए अर्थ सन की तरफ या वो सन अर्थ की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन क्योंकि अर्थ अट्रैक्ट होती है इसलिए वो सर्कुलर पाथ में उसके अराउंड मूव करती रहती है। ये जो फोर्स है जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगाया जाता है, इसका जो क्वांटिटी है या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ वन इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जो भी फोर्स एक ऑब्जेक्ट ने किसी दूसरे फोर्स के ऊपर लगाया है, अप्लाई किया है, उतना ही फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर भी लगाएगा। तो ये जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो हमेशा इक्वल होता है। F1 या F2 अगर हम इनको माने तो F1 इज ऑलवेज इक्वल टू F2, ये आप मान के चल सकते हैं। और ऐसा हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था। एक्शन रिएक्शन अगर आप देखें तो जितना फोर्स या कोई भी जो एक्शन होता है उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर जो भी फोर्स है वो आप कहेंगे कि एक ऑब्जेक्ट अगर F फोर्स लगा रहा है या F1 फोर्स किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी इक्वल ही फोर्स उसके ऊपर लगाएगा, दैट इज कॉल्ड F2। या हम कहें कि दोनों ही फोर्स जो है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। आइए अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक्चुअल में ये लॉ ग्रेविटेशन से ही रिलेटेड है और प्रपोज किया गया था सर आइजैक न्यूटन के थ्रू, यानी कि जो न्यूटन साइंटिस्ट थे, ग्रेट साइंटिस्ट, उन्होंने इस लॉ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया और इसको नाम दिया गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि ये यूनिवर्स में प्रेजेंट एवरी ऑब्जेक्ट के लिए ट्रुथ है। ठीक है, सबके लिए अप्लाई होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। 1665 में प्रपोज किया गया बाय सर आइजैक न्यूटन के थ्रू। अकॉर्डिंग टू दिस रूल न्यूटन क्या कहते हैं, उनका कहना है एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स में प्रेजेंट हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को किसी एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है। ये जो फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, यानी कि दोनों के जो मासेस हैं m1 एंड m2 उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, यानी कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मासेस। तो ये कहलाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मान लीजिए हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं m1 जिसका मास होता है एंड m2 सेकेंड ऑब्जेक्ट जिसका मास है, उन दोनों को अगर एक r डिस्टेंस की कुछ दूरी पर रख दिया जाता है, यानी उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है अगर हम उसको r मान लेते हैं, तो हम देखते हैं कि m1 जो है वो फोर्स लगाता है, यानी जो ऑब्जेक्ट m1 है वो m2 के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है
F1, यानी वो उसको F1 फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उसी तरह से अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो M2 भी F2 फोर्स के साथ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो दोनों फोर्स लगा रहे हैं F1 एंड F2। अब क्योंकि हमने देखा कि वो दोनों ही फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, तो यहाँ पर हम F1 एंड F2 लिख सकते हैं। और इस तरह से हमारे पास जो फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला कहलाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए फॉर्मूला, यानी फोर्स आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर G जो होता है वो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। अभी हम आगे देखने वाले हैं कि इस फॉर्मूले को हम किस तरह से डिराइव करते हैं। और ये जो G है, जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कह रहे हैं, इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो ये वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 एंड इसकी जो SI यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। क्लियर? तो ये अभी आपने देखा कि किस तरह से न्यूटन ने एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रपोज किया और उसके अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन जो है वो क्या होती है। साथ में एक फॉर्मूला है जो कहलाता है फोर्स के लिए फॉर्मूला, यानी फोर्स किस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के, दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स कैसे आप डिराइव कर सकते हैं या कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि ये जो फॉर्मूला है वो हमने कैसे डिराइव किया। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पर हम दो ऑब्जेक्ट लिए गए हैं जिसमें से एक है M1 और दूसरा है M2। उनको R डिस्टेंस पर हमने प्लेस किया है। ये जो डिस्टेंस है ये इसको हम R से डिनोट कर रहे हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस सेंटर से ली गई है इनके। और उसके साथ ही हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो F1 होगा, या F मान लेते हैं, इक्वल एंड अपोजिट है। तो ये जो M2 फोर्स इसके ऊपर लगा रहा है ये भी F है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा, F1 एंड F2 इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। यहाँ पर F1 एंड F2 इक्वल एंड अपोजिट है, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग आपका जो लॉ है वो यही कहता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अपोजिट एंड इक्वल फोर्स लगाते हैं, लेकिन वो डिपेंड होता है उनके मासेस के ऊपर कि कितना फोर्स लगा पाएंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ द फोर्स अप्लाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अब जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर मासेस M1 इंटू M2, तो ये जो F है, टोटल F आ रहा है जो हमारे पास, यानी फोर्स दोनों के बीच में जो लगाया गया, ये फोर्स इक्वल होता है उनके मासेस के प्रोडक्ट के, यानी कि उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, F is directly proportional to M1 into M2 and F is inverse proportional to the square of distance between them। R इसकी डिस्टेंस है, उसको हमने स्क्वायर कर दिया और 1 अपॉन में लिख रहे हैं, इसका मतलब ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है। क्यों इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम एक साथ लिखते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है दैट इज F is proportional to M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए, जब भी कहीं पर प्रोपोर्शनल साइन आता है तो आप सब लोग जानते हैं कि वहां पर एक कांस्टेंट प्लेस करना पड़ता है, और वो जो कांस्टेंट है वो हमने प्लेस किया है G के रूप में। इसको नाम दिया गया है क्योंकि ये ग्रेविटेशन फोर्स के लिए यूज किया गया है, इसलिए इसको नाम दिया गया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। इसकी जगह पर हम ये वैल्यू, ये कांस्टेंट प्लेस करते हैं और हमारे पास जो इक्वेशन आती है दैट इज M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कहलाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। या आप कह सकते हैं कि आप इस फॉर्मूले से दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जितना फोर्स अप्लाई किया गया है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, G की वैल्यू को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वैल्यू फिक्स है इसकी। अगर हम इन सारी वैल्यूज को
क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है जी की, वो अभी जैसा कि हमने देखा जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब इसकी यूनिट जो होती है वो कैसे निकाली जाती है, देखिए जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जी इक्वल्स टू, अगर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी यहां पर वो क्या आएगी, g इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। इसके आप अगर यूनिट लिखते हैं तो फोर्स जो होता है उसको हम न्यूटन में मेजर करते हैं, आर स्क्वायर डिस्टेंस के लिए उसको क्या लिया जाता है, मीटर, और इसको आप लिख सकते हैं मीटर, और क्योंकि स्क्वायर है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो ये हो जाता है किलोग्राम स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ जी क्या आ गई आपके पास, यूनिट ऑफ जी आ गई आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो जो वैल्यू होती है जी की वो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, और उसके साथ हम इसकी यूनिट को भी अगर लिखें तो हम इसको इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर डायरेक्टली हम ये कह रहे हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम m1 या m2 की वैल्यू को चेंज करें तो F की वैल्यू में क्या डिफरेंस आएगा। इसी तरह से अगर हम इन दोनों की डिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं तो इनके F की वैल्यू में क्या डिफरेंस आ सकता है। तो आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए अगर हम इसको दुगना कर देते हैं, मान लीजिए सपोज कि अगर हम इसको दुगना कर देते हैं, ठीक है, ये 2m हो गया और यहाँ पर m2 ऑलरेडी इसी तरह से है। तो अभी आप देखें, अगर इस फॉर्मूले को आप देखें या इक्वेशन 1 को अगर आप लेके चलें तो हम क्या कह रहे हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अब क्योंकि वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर हम ये इसके एक ऑब्जेक्ट के मास को इंक्रीज कर देते हैं, उसको डबल कर देते हैं, तो ये जो वैल्यू होगी F की वो कैसी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के ही मास को डबल कर दिया जाता है तो इन सेकेंड केस, ये तो हमने लिया है फर्स्ट केस, अगर हम सेकेंड केस की बात करें तो सेकेंड केस में मान लीजिए F की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, m1 भी कितना हो गया है, डबल हो गया है, और m2 भी डबल हो गया है। तो उस केस में जो F की वैल्यू होगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, यानी कि 2 इंटू 2। दुगनी का मतलब अगर मास डबल हुआ एक ऑब्जेक्ट का और मास डबल हुआ है दूसरे ऑब्जेक्ट का, मल्टीप्लाई करने पर हम देखते हैं कि वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि r जो है यानी डिस्टेंस जो है दोनों के बीच की, उसको हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, और वो इंक्रीज क्या कर रहे हैं, हम डबल कर रहे हैं। ठीक है, हम r को भी क्या कर देते हैं, 2r कर देते हैं। उस केस में देखिए यहां से अगर हम देखते हैं तो F इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, स्क्वायर के इक्वलेंट होता है। यहां पर अगर हम r की वैल्यू को 2r करते हैं तो आप देखिए ये जो वैल्यू होगी ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो वैल्यू है F की वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी डिस्टेंस बढ़ाने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। लेकिन अगर इसी डिस्टेंस को हम कम कर देते हैं, मान लीजिए अब हमने इसको क्या कर दिया, डिस्टेंस जो है हमने आधी कर दी, तब क्या होगा। अब देखिए नेक्स्ट केस की अगर हम बात कर रहे हैं और हम यहाँ पर ले रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो हमने आधी कर दी, उस कंडीशन में क्या होगा, F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन 1/2 r स्क्वायर। और इस केस में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 4
4/r²। इट मीन्स अगर इनके बीच की डिस्टेंस को कम कर दिया जाता है, यानी पास ले आए जाते हैं दोनों ऑब्जेक्ट, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाएंगे एक दूसरे के साथ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो एक दूसरे के पास आएंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। और अगर हम डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं, रिड्यूस टू हाफ, तो उस केस में जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 4 टाइम्स हो जाता है, यानी 4 गुना इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम यहाँ पर इम्पोर्टेंस, यानी कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो जैसा हमने पढ़ा कि हम अर्थ पर सीधे खड़े हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ पर प्लेस्ड है वो किसकी वजह से है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो दिस फोर्स बाइंड अस टू द अर्थ, हमको अर्थ से बांध के रखता है। इसके साथ साथ अर्थ पर जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है अर्थ पर, वो भी ग्रेविटेशन की वजह से ही होती है। अगर ग्रेविटेशन नहीं होता तो जो गैसेज हैं एटमॉस्फेयर में वो एक साथ कंबाइंड नहीं होती या एटमॉस्फेयर का रूप नहीं लेती, और फिर लाइफ ही पॉसिबल नहीं थी। टाइड्स के बारे में आपने सुना होगा, लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स, जो कि फुल मून डे पर होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइड्स जो होती हैं वो भी ग्रेविटेशन ऑफ मून अर्थ को अपनी तरफ कब अट्रैक्ट करता है, सबसे नियरेस्ट कब होता है? वो फुल मून डे पर होता है, उस वक्त हाई टाइड्स आती हैं। ठीक है, तो ये मून की ग्रेविटी की वजह से जो वाटर है वो ऊपर उठने लगता है और उन्हीं को हम टाइड्स कहते हैं। तो ग्रेविटेशन ऑफ मून एंड सन की वजह से टाइड्स क्रिएट होती हैं। इसके अलावा आपने सोलर सिस्टम में देखा है कि सारे प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के अराउंड गोल गोल घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं सन के चारों तरफ। और ये जो मूवमेंट होता है प्लैनेट्स का, ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट में होता है। ऐसा नहीं है कि एक इधर गया, एक उधर गया, एक इधर गया। ऐसे होगा तो लड़ाई हो जाएगी यूनिवर्स में, एक दूसरे से टकरा जाएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, वो सब एक डिसिप्लिनरी मोशन में होते हैं, और वो जो मोशन है वो उनके अपने ऑर्बिट में ही होता है। एंड दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट्स। जो प्लैनेट्स हैं वो भी सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं और सन भी उन प्लैनेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो जितने फोर्स के साथ सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, या जिस फोर्स के साथ सन उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो अपनी अपनी फिक्स पोजीशन पर आपको मूव करते हुए दिखाई देते हैं। सेम केस फॉर मून एंड अर्थ एंड मून जो है, अर्थ मून क्योंकि अर्थ का एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट जैसा आप जानते हैं, तो मून जो है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एंड मून की वजह से अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता हुआ आपको दिखाई देता है, या उसका जो मोशन है वो भी दिस इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ, सन, मून या अदर प्लैनेट्स के मास को डिटरमाइन करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये सारे इसके एप्लीकेशंस हैं या इंपॉर्टेंस हैं जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी देते हैं। आई थिंक इट्स क्लियर कि आपको समझ आ गया होगा किस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम यहाँ पर बच्चों बात कर रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देखिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं, M1 एंड M2, आर डिस्टेंस पर उनको प्लेस किया गया है, और आपसे पूछा गया है कि अगर एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दिया जाए तो फोर्स जो होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वो आपको कैलकुलेट करना है। वीडियो देखने के बाद आपको समझ तो आ ही गया होगा, सो ट्राई टू डू योरसेल्फ। मासेज ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर डबल, अगर दोनों का मास ही डबल कर दिया जाता है तब उस कंडीशन में क्या होगा, और अगर डिस्टेंस उनके बीच की आधी कर दी जाती है तब उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, और अगर उनके बीच की डिस्टेंस को डबल कर दिया जाता है तब उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। आई थिंक नाउ यू आर प्रॉपरली नोन दैट कि आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ये मैंने सॉल्व भी किया है वीडियो के अंदर, तो आप इसको सॉल्व करिए अपने पेपर और पेंसिल पर। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं जिनको आप ये वीडियो देखने के बाद सॉल्व करने की कोशिश करिए, एंड दीज आर वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन, अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर देखिए एक फर्स्ट क्वेश्चन हमने दिया है, डिराइव द फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसा कि हमने कहा, उसके लिए फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू G M1 M2 अपॉन R²। इसको आपको डिराइव करना है। ये कैसे आया फॉर्मूला? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वहां से इसको डिराइव करना है।
उसके बाद आपको लिखनी है वैल्यू ऑफ जी और उसकी एसआई यूनिट, तो वो आपको मालूम ही है, तो आप अच्छे से इसका आंसर देख सकते हैं। इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून? अगर मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है तो अर्थ मून की तरफ मूव क्यों नहीं करती है, मून क्यों उसके अराउंड चक्कर लगाता है? ये अभी आई थिंक वीडियो पूरा देखने के बाद आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि क्यों मून अर्थ के अराउंड मूव करता है, अर्थ मून के अराउंड मूव नहीं करती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स? दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स कितना होगा इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज ट्रिपल्ड? अगर उनके बीच की डिस्टेंस को ट्रिपल्ड कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाता है, तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं 3r। तो ट्राई टू सॉल्व इट। डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट के बीच की उसको 3 गुना कर दिया गया है, ये m1 है, ये m2 है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या कर दिया 3r, ट्रिपल कर दिया। उस केस में क्या होगा, तो सॉल्व करिए और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसी तरह से आगे की वीडियोस देखने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर भी करिए।